नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज प्रदेश में शिक्षा के दम पर राजनीति करने का दौर शुरू हो चुका है। यानी जो शिक्षित नहीं वो राजनेता नहीं, फिर चाहे वो कितना ही तुरम खान क्यों ना हो। लेकिन क्या जो नेता शिक्षा को राजनीतिक सुधारने का हथियार बना रही है, वही नेता शिक्षा को हाशिए पर ले जाने का भी काम कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि क्या शिक्षा के दम पर राजनीति करने की बात करने वाले शिक्षा के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं, और बच्चों से लेकर स्कूल तक, शिक्षा से लेकर शिक्षक तक, हर कोई राजनीति के गणित में नफा नुकसान के गुणा भाग का शिकार हो रहा है। और उस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रदेश के दोनों शिक्षा मंत्री आमने सामने हैं। एक शिक्षा को बदलने के नाम पर बच्चों को काले अंग्रेज कहते हैं, तो दूसरे कहते हैं कि आज अध्यापक वो बनता है जो कुछ और नहीं बन सकता। यानी कि राजनीति के निशाने पर पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था है। तो शिक्षा पर राजनीति, ये आज बिग फाइट में हमारा मुद्दा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता बसंत चौधरी, कांग्रेस नेता के हरिद्वार, शिक्षक मंडल उपाध्यक्ष बनवारी लाल नाटिया और शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक जयराम जी, और इनके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक सिंह जी भी हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ बने रहे। शिक्षा के दम पर राजनीति करने का दौर अब शुरू हो गया। जो शिक्षित नहीं वो राजनेता नहीं, लेकिन जब शिक्षा में भी राजनेता राजनीति करना शुरू कर दे, स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर, पाठ्यक्रम के नाम पर, स्कूलों पर खर्च के नाम पर, शिक्षकों की भर्ती के नाम पर, और हाँ, शिक्षकों की योग्यता के नाम पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और इन सब के बीच जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था काले अंग्रेज पैदा करती है, तो क्या होगा, जरा सुनो। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश मेरा है, इस देश की संस्कृति और इसकी देश की सभ्यता पर मुझे गर्व है। और रोजगार परक यहाँ की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। ये बात सही है कि आज देश की आज़ादी के 67 साल बाद भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है, जो केवल काले अंग्रेज पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़कर भी काले अंग्रेज बनेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था कमजोर है या फिर नेताओं के बदलाव की इच्छा ज्यादा कमजोर? क्योंकि आजादी के 66 साल बाद जब कोई शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन शिक्षा पर राजनीति नहीं रुकती, चाहे बात वेंटिलेटर पर लेटी शिक्षक भर्ती की हो या फिर पदोन्नति में महिला शिक्षकों के साथ होता भेदभाव हो। शिक्षा की पाठशाला में आज खामियों और गड़बड़ियों की अलग अलग किताबें हैं, और यकीन मानिए हर किताब में गलतियों की भरमार है। सरकार बदलते ही पाठ्यक्रम में बच्चा कौन से महापुरुष को पढ़ेगा वो भी नहीं जानता। साथ ही शिक्षा की हर तस्वीर आज राजनीतिक बयानों और राजनीतिक नफा नुकसान की पाठशाला का हिस्सा बन चुकी है। बच्चे पाठशाला में क्या पढ़कर पास होंगे, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया कि नेता क्या बोलकर चुनावी पाठशाला में नंबर 1 बने रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस अपने राज्य में 8वीं तक ना फेल करने का फरमान जारी करती है, तो बीजेपी राज्य में आते ही कहती है कि इससे बच्चों का शिक्षा का स्तर गिरता है। कांग्रेस अपने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए टैट शुरू करती है, तो बीजेपी कहती है कि जब किसी का कहीं और भविष्य नहीं बनता तो वो शिक्षक बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि 2011, 2012 और 2013 की परीक्षा कांग्रेस राज में हुई, तो क्या इसके शिकार शिक्षक होंगे या फिर राजनीतिक पाठ्यक्रम का शिकार बन गए, जो पार्टी बदलते ही बदलने लगता है? ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। चलिए, मुद्दा आप समझ चुके होंगे कि आखिर किस तरीके से शिक्षा पर राजनीति यहां पर होती है। और मैं शुरुआत बसंत जी से करूंगा क्योंकि उन्हीं की सरकार प्रदेश के अंदर है। बसंत जी, सवाल सीधा सा है
जब स्वराज संकल्प यात्रा निकाली गई तो जोर शोर से कहा गया कि टैट को खत्म कर दिया जाएगा, क्या हुआ? देखिए, सरकार ने वादा किया था और सरकार इस वादे पे कायम है और सरकार इस पहलू पे पूरा ध्यान रखते हुए कि किसी प्रकार से इस राजस्थान में जो एजुकेशन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको पटरी पर लाना जी। और किसी जिस प्रकार क्या से इस तरीके व्यवस्था से कि कांग्रेस आपके के शिक्षा शासन मंत्री में कहते हैं कि काले अंग्रेज प्रदेश के अंदर पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और दूसरे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अध्यापक वो बनते हैं जो कि कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और बन नहीं सकते, क्या इस तरीके से पटरी पर लाया नहीं, ऐसा आप मीडिया ने उसको पूरा वक्तव्य को दिखाया नहीं, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, ऐसा कहना नहीं था उनका जी। उनका कहना है कि एजुकेशन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से राजस्थान में व्यवस्था बिगड़ी है जी, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार उसमें पूरा ध्यान दे रही है, उस व्यवस्था को ठीक करना चाहती है जी। क्योंकि जिस प्रकार से 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना जी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, उससे एजुकेशन की व्यवस्था बिगड़ी है। अगर नींव कमजोर होगी तो आगे भविष्य बच्चों का क्या होगा? आरोप फिर आपके ऊपर लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर अगली बार आपकी सरकार हुई तो आप आरोप बीजेपी के ऊपर लगा देंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त आपके ऊपर आरोप लगा है। क्या ये माना जाए कि आपकी सरकार के वक्त में शिक्षा व्यवस्था जो है वो हाशिए पर चली गई, क्योंकि ये आरोप लगा है? शिक्षा व्यवस्था हाशिए पे गई ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। अभी आप कुछ देर पहले खुद ही बोल रहे थे, ये अखबार है मेरे पास आज का, आज के अखबार के अंदर इनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि शिक्षक वो बनता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जिसको कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता। एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं कि शिक्षक वो बनता है जिसके पास कुछ होता नहीं है, जिसको बन नहीं सकता। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमने जो अभी भारत रत्न का पुरस्कार दिया है वो एक शिक्षक होने का, शिक्षक को समर्पित किया है। ये दो तरह की बातें इस देश में नहीं चलने वाली, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इन्होंने शिक्षकों पे बुरा व्यवहार किया। इससे पहले इनके पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचंद सराफ भी बोल चुके हैं, श्याम एस अग्रवाल IAS अफसर वो बोल चुके हैं, शिक्षकों की जितनी निंदा कर सकते थे, शिक्षकों को जितना डिमोरलाइज कर सकते थे ये लोग कर रहे हैं। और डिमोरलाइज अगर राजस्थान का मोरलाइज करने का तरीका वो था कि आप 2011 के अंदर टैट को लेकर आते हैं, एग्जाम होता है, भर्ती अता पता लापता है, 2012 में यही होता है। अगर आप टैट लेकर आए तो फिर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं की गई? नहीं, शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किए गए थे, शिक्षक भर्ती करी। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती हो न हो, जो शिक्षक हैं वर्तमान में उनको आप बिल्कुल निकम्मा कहो, आपको किसी को किसी प्रकार नहीं कहे। और जिस आदमी ने भी शिक्षकों के साथ आज तक बर्ताव किया है, जिस आदमी ने गलत शब्द शिक्षकों के लिए बोले गए हैं, उसका विनाश हुआ है और वो कभी राजनीति में सक्सेस नहीं हुआ। चलिए, एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी यहां पर हुई है। मेरे साथ राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक सिंह जी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी, आपने दोनों को सुना होगा, इसलिए मैं आपके पास बाद में आया ताकि आप दोनों को सुने कि आखिर किस तरीके से बयानबाजी होती है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो पूरी की पूरी है वो राजनीति के नफा नुकसान गुणा भाग के हिसाब से तय होती है? देखिए बीएन जी, जैसा कि भी आपने दोनों को सुना है जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा में कहीं भी राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा पहलू है हम सबके लिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। व्यवस्थाएं इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के रख दी गई हैं, सरकार चाहे वर्तमान हो चाहे गत सरकार हो। आपने देखा कि तबादला नीति के लिए आज शिक्षक संघ एक के द्वारा पूरे प्रदेश भर में पोस्ट कार्ड महाअभियान चलाया जा रहा है, और हम ये बात करते हैं कि स्थायी तबादला नीति बने। तबादला नीति बनने के बाद में उसे राजस्थान सेवा नियमों में लागू किया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा समुदाय, शिक्षक समुदाय जो समस्त कर्मचारियों का 54% का प्रतिनिधित्व करता है, उनके जो हमें जो काम कर देना चाहिए, करने की बात है, वो हमें नहीं करने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है कि टीचर्स मस्ट बी मोस्ट फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, और हमें वहाँ शिक्षण कारण करके दूसरे कामों में उलझा दिया जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको त्रिलोक जी यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेरे साथ बीकानेर से एक दर्शक जुड़े हैं, जाकिर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में राजनीति के घुस चुकी है, इसका प्रमाणित आपके टीवी के माध्यम से दुनिया देख चुकी है। मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा एक बार कि किसी से स्कूल के अंदर मतलब इंग्लिश फिल्में दिखाना, या मास्टर शिक्षक खुद देख रहे हैं, दूसरी किसी बच्ची के वस्त्र उतरा के और उसकी तलाशी ली जाती है। दूसरी बात, और अपने शौचालय के पैसे जो स्कूलों में पास होते हैं उनका मास्टर दुरुपयोग करते हैं, बच्चों की पिटाई करती है। तो जब 24 घंटे के अंदर अगर किसी पुलिस किसी मतलब नेता का कुत्ता खोज सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर वो कार्रवाई नहीं होती जो इंग्लिश फिल्में स्कूलों में। जी बिल्कुल जाकिर, यही विडंबना है कि आखिर ऐसा होता है। मेरे साथ
शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक जयराम जी भी जुड़े हुए हैं। जयराम जी, क्या शिक्षक व्यवस्था जो है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो सिर्फ संघर्ष ही करती रहेगी या फिर इसको आप सैचुरेशन फेज में लाने के लिए कोई कदम उठाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा किसको मानते हैं? देखो, हमारे शिक्षक संघर्ष समिति का उद्देश्य जो है वो शिक्षा में बदलाव, साथ में शिक्षकों में थोड़ा बहुत बदलाव लाने का उद्देश्य है जी। लेकिन जब भी कोई बदलाव करने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं राजनीति सरकार के आगे बीच में टांग अड़ा ही देती है जी। अब आप अभी की बात देख लीजिए, नई भर्तियां हुई है, नई भर्तियों के तहत कहते हैं रमसा ने अपने पोस्ट क्रिएट की है। जब रमसा ने पोस्ट क्रिएट की है, हमारी ये मांग थी कि आप हार्ड सब्जेक्ट को कहते पोस्ट दें। अब क्या मतलब है, सामाजिक का कहते हैं आपने एक स्कूल में 2 पोस्ट लगा दी जहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं जी। जबकि हमने ये मांग की थी कि गणित की और विज्ञान की पोस्ट लगाएं। पूरे भारत का जो आंकड़ा है वह इसमें कहा गया है कि गणित सबसे कमजोर है जी। तो आप वहाँ 2 पोस्ट लगा दो गणित की। जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ तो आपने पोस्ट दी नहीं, जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ आपने कहते हैं आपने 2-2 सामाजिक की पोस्ट दी, सिर्फ इसलिए कि आपका चहेता था उसको पास में पोस्टिंग देनी थी जी। आपने कहीं पे ये डिक्लेयर नहीं किया कि रमसा की पोस्ट कहाँ कहाँ आई है जी। एकदम से आपने पोस्टिंग दी। जब आप पोस्टिंग ऑर्डर आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं जी। बसंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये कहेंगे कि इसी वजह से एकीकरण और समानीकरण किया गया था, क्या ये कहेंगे? नहीं, ये आप पर्टिकुलर हमारी सरकार के टाइम में ऐसी कोई गलतियां हुई हो ऐसा नहीं है। ये पिछले सरकार के टाइम से भी अपने चहितों को जान देनी है। जयपुर में ऐसी बहुत सी आसपास स्कूलें हैं जी। जहां पोस्ट है 6 और टीचर 12 लगे हुए हैं जी। हमारी सरकार ने आने के बाद उनको ठीक किया है, बाहर भेजने का काम भी किया है। उसको लेकर एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया है सरकार का। लेकिन सबको जयपुर में पोस्टिंग मिल जाए और बाहर किसी को नहीं जाना पड़े, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में ही गवर्नमेंट स्कूलें ज्यादा है, शहरी एरिया में तो प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज्यादा है। चलिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आखिर जब एकीकरण समानीकरण किया गया तो उसके बाद राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने उस पर यू टर्न क्यों लिया और उसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया? सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि क्या पहले लापरवाही के साथ इसको धरातल पर लाया गया और उसके बाद उसमें सुधार की बात की गई? चित्तौड़गढ़ से एक दर्शक मदन खटीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, क्या कुछ कहेंगे? सर नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अच्छा टॉपिक उठाया है जी। मेरे जो 2 सवाल है, एक तो बीजेपी के जो आपके यहाँ लीडर बैठे हुए हैं उनसे, और एक जो शिक्षक संघ के जो लीडर बैठे हुए हैं उनसे है जी। मेरा जो पहला जो सवाल है सर, वो बीजेपी के लीडर से है कि उन्होंने इस प्रकार का एकीकरण करके शिक्षा का दिवाला क्यों निकाला जी। और दूसरा जो सवाल है शिक्षक संघ के नेताओं से है कि उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो एकीकरण है उससे शिक्षा का दिवाला निकल गया है। क्या ये सरकार से पैसे खा गए थे? दोनों सवालों का सर सही साथ जवाब दें। जी बिल्कुल मदन, शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सवाल का वो जवाब मिले जो आप चाहते हैं। पहले बसंत जी आप ही जवाब दीजिए। एकीकरण के विषय पर जो पिछले टाइम से सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को लगाया था जी, उनका आंदोलन और उनकी डिमांड्स को देखते हुए जी, ये सरकार ने निर्णय लिया और उससे शिक्षा में सुधार कैसे हो और बच्चों को जो टीचर्स नहीं मिल रहे हैं वो कैसे मिले, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया। चलिए मेरे साथ आप जुड़े। इस मुद्दे पर मैं आपसे बहुत बातें करूंगा क्योंकि आप जिस तरीके के जवाब यहां पर दे रहे हैं शायद आप खुद उलझते उसमें चले जाएंगे, लेकिन मेरे साथ बनवारी लाल नाटिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षक मंडल के उपाध्यक्ष हैं। नाटिया जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर राजनीति नहीं होती? क्योंकि चाहे महापुरुषों को पढ़ाने की बात हो, चाहे तबादला नीति हो, चाहे फिर टैट को खत्म करने या रखने की बात हो, या फिर एकीकरण समानीकरण की बात हो, हर जगह राजनेता राजनीति करते नजर आते हैं। क्या आपका तर्क क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा केवल तबादला, एकीकरण, टीचर्स का काम करना ये शिक्षा नहीं है जी। मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के बारे में बात करता है वो जी। और आपने जो अभी 2 मंत्रियों के स्टेटमेंट दिखाए वो हमारे द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार समर्थ शिक्षा समर्थ भारत के मंच से दिए गए जी। एक उद्घाटन समारोह में, दूसरा समापन समारोह में जी। उनको ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया जी। होता क्या है कि संदर्भ तो हम छोड़ देते हैं जी। और जो बात हाइप होती है उसको अकेले को लेते हैं जी। एक बात बिल्कुल सत्य है कि इस देश में 67 साल के बाद भी आज जो बच्चा तैयार हो रहा है वो भारतीय केंद्र का बच्चा तैयार नहीं हो रहा जी। वो उसका जो पॉइंट है वो यूरोप केंद्रित है
तो उन्होंने ये कहा था इन सब बातों को देते हुए कि हमारे यहाँ आज भी काले अंग्रेज पैदा हो रहे हैं जी। वासुदेव जी देवनानी ने जो कहा था टीचर्स की, वो एक समाज में, मैं भी शिक्षक रहा हूँ कॉलेज में, और एक समाज की आम धारणा की बात उन्होंने की थी कि लोग बाग ये कहते हैं कि जब कहीं नौकरी नहीं मिले तो शिक्षक बन जाइए। और आजकल तो एक और बात आ गई, इससे भी आगे की बात हो गई कि जब बच्चा बेरोजगार हो, 8वीं में फेल हो गया हो, 5वीं पास नहीं कर पाया हो, कहीं नहीं फिट हो रहा हो, तो स्कूल खोल दीजिए उसको एक। जी। आप आपस में बात करते हो, सुनेंगे क्या किया आपने, अरे मेरे बच्चे को तो स्कूल डला दिया यार, और तो कहीं सक्सेस हुआ नहीं वो। तो ये जो बात है ना, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और शिक्षा व्यवस्था इन सब बातों से नहीं सुधरेगी, न ट्रांसफर पॉलिसी से सुधरेगी, न एकीकरण से सुधरेगी। बेसिक बात है कि आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये मुख्य बात है। जी बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ हनुमानगढ़ से एक दर्शक जुड़े हैं, मुकेश जांगू जी। मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? ये बोलेगा मेरा नाम। मुकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। क्या कुछ कहेंगे, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा ये है कि जो शिक्षा के अंदर ये जो बैकडोर जो भर्ती प्रक्रिया जो कांग्रेस राज में भी चल रही थी, उसके बारे में अब जो। हाँ जी सर। जी बताइए। मैं कह रहा था सर, एक ये जो विद्यार्थी मित्र और पैरा टीचर के नाम पे जो बैकडोर भर्ती जो शिक्षा में की गई थी जी, जिसके कारण सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर गिरा है, उसके बारे में इनका बीजेपी राज में क्या प्रक्रिया उनकी? जी बिल्कुल मुकेश, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि आखिर शिक्षा का स्तर किस तरीके से सुधारा जाए। मेरे साथ नाडिया जी कह रहे हैं कि वहां पर तर्क कुछ और था और हमने किसी तरीके से लिया, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ कहते हैं कि काले अंग्रेज यहां पर पैदा किए जा रहे हैं और इस पर बयान यह आता है कि व्यवस्था को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 66 साल बाद भी हम इसी सवाल पर रुके रहेंगे कि व्यवस्था को कोसते रहेंगे और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे? यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दे पर बात करेंगे जो कि शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़े हुए। मेरे हिसाब से शिक्षा का जो है वो सरकारों के माध्यम से नहीं होना चाहिए, जो शिक्षा के विशेषज्ञ है वो इस बारे में निर्णय ले। शिक्षा वास्तव में राजनीति से परे होनी चाहिए। राजनीतिज्ञों के द्वारा शिक्षा और सिलेबस का तय करना जो है बिल्कुल गलत है। ये तो राइट टू एजुकेशन है, जब पहली से लेकर 8वीं तक की जब परीक्षा न होने का निर्णय पिछले कुछ वर्षों में से हुआ, उसका ये परिणाम है। और गुणवत्ता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए पहली से 7वीं तक इंटरनल सतत मूल्यांकन हो, इसका भी हम लोग निर्णय कर रहे हैं। और साथ में हमने अभी कुछ स्कूलों को मर्ज किया, कुछ स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण हमने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रखा है, और कुछ मॉनिटरिंग बढ़ाएंगे, कुछ परसुएंस करेंगे, कुछ शिक्षकों के अंदर अपने कर्तव्य बोध का आग्रह करते हुए हम चीज़ों में सुधार लाएंगे। आरटी का जहाँ तक सवाल है, बाकी सब तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, पर 8वीं तक किसी बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे। अब 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करेंगे और 9वीं में आके वो बच्चा पास नहीं होगा। क्योंकि अभी जब हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बीकानेर और उदयपुर और भरतपुर गए थे, तो वहाँ हमें बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ कि 9वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा नहीं आता, जोड़ बाकी नहीं आते, हिंदी पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने का तो सवाल ही नहीं। तो ये इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होना चाहिए। तो प्रदेश की तरफ से हमने प्रस्ताव भेजा है केंद्रीय सरकार को कि 8वीं तक जो बिना परीक्षा के जो बच्चों को पास किया जाता है वो गलत है, और निश्चित रूप से पहली से लेकर के 8वीं तक परीक्षाएं होनी चाहिए। चलिए आज का सवाल हम आपको बता दें कि आज सवाल क्या कुछ पूछा गया था। क्या शिक्षा राजनीति से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि क्या शिक्षा के ऊपर जो राजनीति की जाती है उसके हिसाब से जो फैसले लिए जाते हैं उससे उसको अलग रखना चाहिए।
ये सवाल हमने आपसे पूछा था फेसबुक, ट्विटर और फर्स्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अभी भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर इस सवाल का क्या कुछ जवाब मिला है। बिग बाइट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर क्या वाकई में राजनीति हो रही है। इस मुद्दे पर पैनल के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे साथ जयपुर से एक दर्शक मुकुल आचार्य जुड़े हैं। मुकुल, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मुकुल सर, मैं कंप्यूटर टीचर यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा में राजनीतिकरण होता रहेगा, जैसा कि आपने देखा पिछली सरकार ने भी मदरसे के अंदर 2500 कंप्यूटर पैरा टीचर लगा दिए और इस सरकार ने भी 2000 कंप्यूटर पैरा टीचर की व्यवस्था और कर दी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सारे टीचर्स को हटा दिया गया है और मात्र 12 दिन की ट्रेनिंग देके अगर आप किसी व्यक्ति को वहां पे कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए लगाते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको गुणवत्ता मिल पाएगी। और वो बच्चा जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपने देखा होगा वो अपनी कॉपी खाली छोड़ रहा है और वार्षिक परीक्षा उसके सर के ऊपर है, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कंप्यूटर शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है 9th और 10th की, वो क्या मदरसे में मिलनी चाहिए या हमारे स्कूल में नहीं मिलनी चाहिए? ये प्योरली राजनीतिकरण है, वोटों के आधार पर ये नियुक्तियां की जा रही है। जी बिल्कुल मुकुल, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक अहम सवाल यहां पर आपने उठाया और इसका जवाब मैं कांग्रेस नेता के हरितवाल जी से चाहूंगा। आपके दौर की ये बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ मैं एक और इसके अंदर अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि कल वासुदेव देवनानी जी कहते हैं कि 1 से 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कांग्रेस ने रिस्ट्रिक्शन दिया कि उसमें महाभारत और रामायण से जुड़ा कोई भी पहलू नहीं होगा। अगर आपको कोई रेफरेंस लेना है तो बाइबल और कुरान से लिया जाए। आखिर ये किस तरीके की राजनीति? देखिए, ये तो आपको मालूम चल ही गया है कि इनकी वाणी पे इनका किसी का कंट्रोल नहीं है। वाणी पे कंट्रोल इसलिए नहीं है कि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, उसका परिवेश अलग था, कुछ सोच कुछ रहे थे जी। मैं कह रहा हूं कुछ भी कहा जाए किसी के लिए, इंसान को इंसान कहा जाए, शिक्षक को शिक्षक कहा जाए, किसी को काले अंग्रेज या किसी को कहीं जो निकम्मा है कुछ नहीं करता वो शिक्षक बन जाता है, ये शिक्षकों का अपमान है। पहली बात, जो भी हो रीजन को भी हो। हरिद्वाल जी, मेरा सवाल बीजेपी के उस पर नहीं है, मेरा सवाल आपके वक्त के अंदर जो फैसले लिए गए उससे जुड़ा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी शिक्षा के बारे में सबसे कम है, उनका शिक्षा का स्तर 2-4-5% है जी। उनको अगर ठीक करने का प्रयास किया, वो भी भारत के नागरिक हैं, अगर उनको कंप्यूटर सीखने की व्यवस्था की, इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर वहां 2000 लगाए तो 2000 नहीं 10,000 भी लगाने चाहिए और कम्युनिटी के लिए। अगर वो नहीं किया गया तो गलत किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, अभी जब कह रहे थे कि शिक्षा में राजनीति होनी चाहिए, ये मेरे पास अखबार है, आप चाहें तो इसको पढ़ लें अच्छी तरह। इस अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उस जगह टीचर लगाए गए जहां स्कूल ही नहीं है। तो ये किस समझ हुआ? 16,000 आपने कर दिए इधर से उधर स्कूल, 16,000 स्कूलों में कुछ नहीं। आप सुनिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो कि अच्छा काम कर रहा था, चूंकि कांग्रेस के राज में लगा था इसलिए उसको हटा दिया गया। उसको हटाए कई दिन हो गए, अभी तक नया वाइस चांसलर नहीं है जी। चलो ये कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्कूल के बच्चों को, छोटे से लेकर बड़े बच्चों को, सब मास्टरों को लगा दिया। पहले तो टीवी की व्यवस्था कर, फिर बच्चों की व्यवस्था कर, एक बच्चा उस दिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, ये राजनीति तो क्या है? मैं कह रहा हूं, आपसे मैं सवाल चाहूंगा, चलिए मैं आपसे सवाल चाहूंगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई और राजस्थान को उसका मॉडल बनाया गया। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर आप ये कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधर चुका है? राजस्थान में ये आपकी योजना थी? नहीं, आप मैं राजस्थान में जिस रेफरेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो आपके सरकार के वक्त की रेफरेंस है। मैं बिल्कुल यही आपसे कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सरकार का रेफरेंस। कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया, 8वीं तक अगर बच्चों को फेल ना करने की बात कही गई, वो भी आपकी सरकार के अंदर लिया गया फैसला। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने प्रयास किया, प्रयास में जितनी सफलता मिली ठीक है, नहीं मिली तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी एक न्यूज है कि जो कॉलेज राजस्थान में खोले गए थे उनको बंद कर दिए गए, जिनका आदेश ज्यादा काम हो गया, जिन पे करोड़ों रुपए लग गए, वो सरकार ने बंद कर दिए। इसके पीछे क्या कारण है? मैं कह रहा हूं क्या कारण है कि जो आधे से अधूरे बन गए, उनमें जो शिक्षक थे उनको हटा दिया गया। त्रिलोक जी, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा। क्या वाकई में जिस सवाल के साथ हम शुरू हुए थे कि शिक्षा को लेकर उसी तरीके की राजनीति बाहर होती है जैसी अभी स्टूडियो में हो रही है? मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया, पुनः कर रहा हूं जी, कि शिक्षा एक ऐसा पहलू है
देश एक अच्छे राष्ट्र का विकास और अपने प्रदेश का विकास इसी पर निर्भर करता है, वहाँ कहीं भी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ जिसके अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं विडंबना, आप एकदम आइडल सिचुएशन बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ऐसा हो गया तो एक तरीके से माना जा सकता है कि रामराज आ गया, लेकिन विडंबना यही है कि एक सरकार एक से 8वीं तक के बच्चों को ना फेल करने का फरमान जारी करती है, दूसरी सरकार कहती है कि नहीं, इससे शिक्षा का स्तर खराब होता है। एक सरकार कहती है कि टैट लेकर आएंगे, उससे शिक्षक भर्ती करेंगे। दूसरी सरकार इलेक्शन से पहले कहती है कि इसको हम खत्म कर देंगे। तो अगर ये राजनीति नहीं तो फिर क्या है? मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं पहले भी तो हमें जो मिली हुई थी, एक शिक्षा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर छात्र अगर उस परीक्षा में अपीयर होने के बाद में अगर उत्तीर्ण होता है तो उसकी योग्यता का आंकलन का एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर पर कहीं सवालिया निशान लगाया और नई चीज़ मिली हमें कि बच्चा फेल नहीं होगा। तो इससे क्या है, जो एक व्यवस्था है, ऐसा लगता है कि एक जो इससे जो हमारे शिक्षा का ढांचा है और बच्चा है उसकी योग्यता को लेकर के जहाँ प्रतिभा है उसके अंदर दबी हुए उसे उभरने के जो अवसर जो मिलने चाहिए वो निश्चित रूप से दब करके रह जाएंगे। और उसे शिक्षा को लेकर के जो उसकी जागृति है और उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा निश्चित रूप से उसमें कमोबेशी देखने को मिलेगी। चलिए बसंत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या ये मान लिया जाए कि आपकी सरकार सिर्फ कांग्रेस के जो काम है, जो योजनाएं उनको पलटने का ही काम करेगी, कुछ नया नहीं करेगी? नहीं, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सरकार का काम ये नहीं है कि कांग्रेस ने अगर कोई सही काम किया तो उसको पलटे, लेकिन जो गलत किया अगर उनको ठीक करने का काम हमारी सरकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने पूरे राजस्थान में उठा के देख लीजिए, जब टीचर को ये पता है कि मेरा बच्चा जिसको मैं पढ़ाता हूं वो फेल ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? भाई शिक्षक का मापदंड भी तो उसी से आएगा, रिजल्ट से ही तो पता चलेगा। आपकी सरकार को 1 साल हो चुका है, हमारी पहला कदम क्यों नहीं उठाया गया? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्चे जो होंगे वो देश का भविष्य तय करेंगे। देखिए आप अभी तक इस बात पर अटके हुए हैं कि इसको हटाना है या नहीं हटाना। ये पूरे देश में लागू हुआ है और देश अब इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री जी को ही करना है। तो हमारी सरकार ने उनको निवेदन किया है कि वो इस व्यवस्था को ठीक करें। ये तो मापदंड तो बच्चे का होना ही चाहिए। चिंता कैसे करेगा बच्चा कि मुझे एग्जाम देना है, पास होना है? अगर उसका एग्जाम नहीं होगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो पढ़ाई भी नहीं करेगा और टीचर उसको पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको भी कोई चिंता नहीं रहने वाली है। तो ये तो अच्छा है ना कि बच्चा भी पढ़ेगा, टीचर उसको पढ़ाएगा। आपका रुख करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आज जो पाठ्यक्रम हो या फिर बाकी रूपरेखा हो वो नेता तय करते हैं, जबकि इसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी होनी चाहिए जो इस पर काम करे? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा व्यवस्था समाज और विद्वानों के हाथ में होनी चाहिए। शिक्षा राजनीति के लिए नहीं है, उसको तय करने का काम विद्वानों का व समाज का होना चाहिए। और हमारी इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा पेपर्स इसी पर आए हैं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था को आप राजनीतिज्ञों से अलग नहीं करेंगे तब तक आप सही दिशा शिक्षा को नहीं दे सकते। इसमें दो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए, वित्त सरकार देगी। किसी जमाने में तो ये था कि वित्त भी समाज देता था, भिक्षाम दे के और वो मांग के लाते थे और खाना खाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं हो सकती। तो वित्त सरकार दे, प्रशासन सरकार के पास हो, लेकिन पाठ्यक्रम और क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे भर्ती होनी चाहिए, ये एक स्वतंत्र आयोग जैसे चुनाव आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड ऐसा आयोग होना चाहिए जिसमें सरकार का दखल नहीं हो, वो पाठ्यक्रम वो इंडिपेंडेंट काम करे, वो इंडिपेंडेंट काम करे। विकास मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री गंगानगर से। विकास, क्या कुछ सवाल है आपका? सर सवाल नहीं, मेरा ये इनसे सवाल है सभी सही, ये हर एक पार्टी के बैठे होंगे। जी हाँ जी बताइए। हाँ जी, मेरा ये है कि दर्द सिर में हो और इलाज यदि टांग में किया जाए तो उसका कोई असर नहीं होने वाला। गवर्नमेंट स्कूलों में आज वेल टीचर है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन ये सिस्टम जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर नित नई ट्रेनिंग होती है, नित नए रोज रोज के फंडे होते हैं, जैसे BLO बना रखे हैं वो लगे हुए हैं। एक तरह से सरकारी टीचर को सिर्फ कुछ समय के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ा गया है, बाकी टाइम गवर्नमेंट उनसे अपना काम करा रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर अगर ये प्राइवेट स्कूल के स्तर के बराबर कर दे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों को उनको एजुकेशन इसीलिए है क्योंकि वहां पर उनका जो बिल्कुल आपका काफी वाजिब सवाल है, मैं आपका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, मुख्तार अनीस जोधपुर से। मुख्तार जी, क्या कुछ कहेंगे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने एक मुद्दा बना के शिक्षकों की कमी का मुद्दा बना के जिस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करके और सत्ता में आए, उसके बाद में यही सामान्यकरण के नाम पे इधर उधर करते
ये कोई भी योजना लाते हैं उसका पूरा तरह से मैप तो बनाते नहीं, फिर खामियां निकलती है, फिर उसको सुधारते हैं। टोटल जो आपने अभी पिछली थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को इधर उधर करते हैं और बंद करते हैं, क्योंकि इनका विजन ही नहीं है। जी बिल्कुल मुख्तार, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके सवाल का भी मैं जवाब लूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। वाकई में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि एक तरफ स्कूल सही तरीके से चल नहीं रहे, बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं रहे, एकीकरण समानीकरण के बाद ड्रॉप आउट रेट बढ़ता चला गया, उसके बीच शिक्षक भर्ती की नहीं गई, और जो शिक्षक है उनकी साल में ना जाने कितनी बार कहां पर ड्यूटी लगा दी जाती है। क्या वाकई में शिक्षा का स्तर इस तरीके से सुधरेगा? इस मुद्दे पर लौटूंगा मैं छोटे से ब्रेक के बाद। शिक्षा में सुधार के लिए 8वीं क्लास का बोर्ड का जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा में पहली सीढ़ी होती है। बेशक राजनीति से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक या शिक्षा देश और समाज के निर्माण के काम आती है।